गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, देखो हमने यूनिट 2 कंप्लीट पढ़ लिया है। उसमें एक टॉपिक रह गया हमारा, कौन सा? FET यानी क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। वो टॉपिक तब समझ में आएगा जब हम H प्राचल H पैरामीटर्स कंप्लीट पढ़ लेंगे, है ना। बस एक टॉपिक रह रहा है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। FET को कब? जब हम ये पढ़ लेंगे एम्पलीफायर के बारे में। तो देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3, क्या? एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर बायसिंग, यानी कि प्रवर्धक एवं ट्रांजिस्टर बायस कैसे करते हैं। क्लियर है ये वाली बात? तो आप ये बात ध्यान रखना, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक की बात करते हैं। क्यों करते हैं? देखो जो हम हाइब्रिड पैरामीटर पढ़ रहे थे, H प्राचल पढ़ रहे थे ना, उनका उपयोग होगा, उनका हम यूज में लेंगे। तो H प्राचल लगातार इसमें कंटिन्यू आएगा, फिर FET में भी काम में आएगा। तो पहले H प्राचल के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं, ताकि फिर हम उनको FET में क्या कर सके, डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका एक टॉपिक है, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ये बाद में डिस्कस करेंगे इस यूनिट के बाद, है ना। अब देखो सबसे पहले यूनिट 3 में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण करते हैं। और ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के बारे में हमने यूनिट 2 में पढ़ा था। ठीक है, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण, इसका क्या मतलब है? जो एम्पलीफायर होता है ना हमारे पास, उसका क्या करेंगे हम? एनालिसिस करेंगे। किसकी हेल्प से? H प्राचल की हेल्प से। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना। और अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही इजी है। ठीक है, समझ में आ जाए तो, नहीं समझ में नहीं आता है। एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विद द हेल्प ऑफ H पैरामीटर्स, यानी कि H प्राचल की सहायता से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की रचना करते हैं। ठीक है, बनाते हैं। तो देखो ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर होता है, ट्रांजिस्टर जो प्रवर्धक होता है, की रचना के लिए, ठीक है, कि इसको कंप्लीट बना लें हम, ताकि हम क्या कर सके? सिग्नल का, संकेत का प्रवर्धन कर सके। एम्पलीफायर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एम्पलीफायर क्या होता है, प्रवर्धक क्या होता है? ये हमारे पास कोई संकेत है, इस संकेत का ये क्या कर दिया, इसने प्रवर्धन कर दिया। ये काम किसका होता है? एम्पलीफायर का होता है, प्रवर्धक का होता है। तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की जब हम रचना कर रहे हैं ना, तो ट्रांजिस्टर को उपयुक्त रूप से क्या करते हैं? बायसित करते हैं। उपयुक्त रूप से बायसित करते हैं। बायसित करने का मतलब होता है, जैसे हमने अग्रबायस फर्स्ट बायस पढ़ा था ना, बायसिंग करी थी, बैटरी से जोड़ा था, प्रॉपर काम करे, है ना, इसलिए करते हैं ना। बायसित करके उसके निवेशी परिपथ में, यानी इनपुट साइड में, निवेशी परिपथ में क्या? वोल्टता स्रोत, यानी वोल्टेज सोर्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VS से। जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा क्या है? इंटरनल इम्पीडेंस क्या है? ZS है। क्या करते हैं? लगाते हैं। ठीक है, और निर्गत में हम क्या लगाते हैं? आउटपुट में क्या लगाते हैं? लोड ZL लगाते हैं। लोड लगाते हैं। लोड वो होता है जिसके लिए हम क्या लेते हैं, जिससे क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं, निर्गत लेते हैं। ठीक है, देखो एक एक चीज सुनना है आपको, ताकि हर कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके, है ना। क्योंकि एक बार आपने क्लास में सुन लिया तो फिर उसके बाद आप इजीली इसको कर सकते हो, है ना, नहीं तो ये नहीं होंगे।
तो इस तरीके से हम बनाते हैं। देखो ट्रांजिस्टर जो है, आप ये मान लो ये आपका क्या है, एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में कब काम करता है? एक्टिव रीजन में, सक्रिय क्षेत्र में। ग्राफ बनाए थे कॉमन बेस के, कॉमन एमीटर के और कॉमन कलेक्टर, उभयनिष्ठ आधार उभयनिष्ठ संग्राहक के बनाए थे ना। तो जब उसको कौन से क्षेत्र में कार्य कराते हैं हम? सक्रिय क्षेत्र में कार्य कराते हैं, एक्टिव रीजन में कार्य कराते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक प्रवर्धक है, जैसे C होगा, CC होगा, CB होगा, अभी डिसाइड नहीं है कौन सा होगा। इसके कितने टर्मिनल होते थे याद करो? 2 तो निवेशी में होते थे इनपुट साइड में, और 2 कहाँ होते थे? निर्गत साइड में, यानी कि आउटपुट साइड में होते थे। 2 निवेशी में और 2 निर्गत में। ये क्या है? ट्रांजिस्टर है। CE हो सकता है, CE में हो सकता है, CB में हो सकता है, CC में भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास यहाँ वोल्टता क्या होती थी बताओ? V1 होती थी। अब जो भी हो, जैसे हमने VCB पढ़ी थी, VB कुछ भी हो, आप तो ये मानो यहाँ वोल्टता कितनी है ट्रांजिस्टर के, कोई प्रवर्धक है उसके यहाँ वोल्टता कितनी है? निवेशी साइड में V1 है, और निर्गत साइड यानी आउटपुट साइड कितनी है हमारे पास? V2 है। अब यहाँ करंट दर्शाते थे हम कितनी? I1, और यहाँ करंट दर्शाते थे हम कितनी? I2। क्लियर है? तो ये एक प्रवर्धक है जिसके 4 टर्मिनल है, 2 निवेशी में है, 2 निर्गत में है। यहाँ पर वोल्टता V1 है, यहाँ पर वोल्टता V2 है। यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं? ZI का। ZI क्या है? निवेशी प्रतिबाधा है, इनपुट इम्पीडेंस है। और निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है? मैंने बताया था Z = होता है V/I, यानी निवेशी की वोल्टता बटे निवेशी की धारा। यहाँ से देखेंगे तो V1/I1 का क्या निकाल लेंगे? अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ से क्या देखते हैं, इसको देखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? निर्गम प्रतिबाधा होती है ये। Z0 क्या होती है? निर्गम प्रतिबाधा। क्या होता है Z0 का मान बताओ? V/I का अनुपात होता है, आउटपुट इम्पीडेंस होता है, निर्गम प्रतिबाधा होती है। कैसे निकालेंगे? V2/I2 से। अब बस इसमें क्या करना है, ये कंप्लीट प्रवर्धक की तरह काम करे। तो इसके लिए मैंने बताया था, एक तो हम क्या जोड़ देते हैं? स्रोत जोड़ देते हैं। ये मैंने एक स्रोत जोड़ दिया, और इसका नाम जो है वो कितना दे दिया? इस स्रोत का नाम यहाँ एक क्या जोड़ दिया? स्रोत जोड़ दिया। और इस स्रोत का नाम दे दिया मैंने क्या? VS। साथ में इसकी आंतरिक प्रतिबाधा कितनी जोड़ दी? RS जोड़ दिया, है ना। ये एक प्रतिबाधा जोड़ दी हमने, क्या? RS। ये जोड़ देते हम। ये स्रोत क्या करेगा? ये संकेत उत्पन्न करेगा। ये संकेत RS इसलिए लगाया था कि धारा वोल्टता कंट्रोल हो सके, है ना। धारा वोल्टता कंट्रोल हो सके, नियंत्रित हो सके। यहाँ से ये संकेत इसमें जाएगा और निर्गत पर मिलेगा। निर्गत में हम क्या लगाते हैं? एक ZL लगाते हैं। ZL वो प्रतिबाधा होती है जिसके लिए हम क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं, निर्गत लेते हैं, और यहाँ ZL पर हमें ये मिल जाता है। क्लियर है? ZL पर हमें ये मिल जाता है। अब देखो I2 जो करंट है ना वो अंदर की ओर है, ठीक है। I1 भी अंदर की ओर है। जब भी आप ZL में धारा देखोगे तो ध्यान रखना, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर देखोगे, ठीक है। ZL में जो करंट देखोगे, धारा क्योंकि ऐसे जाएगी तो ऐसे ही निकल के आएगी ना। लेकिन विश्लेषण करने के लिए I1 और I2 कहाँ होते हैं? चतुर टर्मिनल जारक में हमने पढ़ा था अंदर की ओर, I1 भी अंदर की ओर, I2 भी। लेकिन यहाँ से करंट निर्गत की बात करोगे तो IL ऐसे डायरेक्शन में लोगे, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो पॉजिटिव आए।
तो ये हमारे पास प्रवर्धक होता है जिसमें एक RS लगा होता है, VS लगा होता है। अब VS मैंने बता दिया ये उत्पन्न करता है। ZL इसमें क्यों लगाते हैं, जहाँ पर हमें ये संकेत मिलता है। अब इस ट्रांजिस्टर को हम समझेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ठीक है। और उसका जो विश्लेषण है वो हम H प्राचल की हेल्प से करेंगे। तो हम इसका बनाते हैं H प्राचल परिपथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, H प्राचल परिपथ। ध्यान से सुनना, समझ में नहीं आता है अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो बहुत ही समझने वाला टॉपिक है ना। तो देखो अब इसमें क्या करना है, ये जो प्रवर्धक दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ध्यान से देखना, ये जो प्रवर्धक दिखाई दे रहा है ये, इसको हम VS अलग है, ये RS लिया है, यहाँ ZS माना है, तो डाउट मत करना, ये ZS ही ले लो आप, है ना। ये VS ये ZS अलग है, ये ZL अलग है। बाकी ये जो बीच में आ रहा है ना, ये प्रवर्धक जो आ रहा है, जो उभयनिष्ठ आधार पढ़ा था हमने, उभयनिष्ठ संग्राहक पढ़ा था, उभयनिष्ठ उत्सर्जक पढ़ा था, CB CC CE पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। इसको हम H प्राचल परिपथ में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रवर्धक का H प्राचल परिपथ कैसे बनाते हैं। तो देखो H प्राचल परिपथ अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो को ठीक तरीके से ढंग से देख लेना है, क्योंकि अब वो वीडियो नहीं आई तो फिर ये नहीं होगा। ध्यान रखना, वो वीडियो अगर समझ में नहीं आई तो ये नहीं होगा। कैसे बनाई थी, है ना। तो वो उसमें बताया था H प्राचल परिपथ में क्या होता है, इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, इस चीज़ को H प्राचल से। H प्राचल परिपथ में क्या होता है हमारे पास, एक होता है HI होता है। अब आप क्या होगे सर यहाँ आगे EBC लगाते थे, अभी कुछ नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि हमें फिक्स नहीं है कि ये CE है, CB है या CC है। अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे ना तो CE के लिए भी, CB के लिए भी, CC में पेपर में जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण कीजिए, वो नहीं बोलता है कि उभयनिष्ठ आधार के लिए कीजिए, उभयनिष्ठ संग्राहक के लिए कीजिए या उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए, है ना। कंफ्यूज मत होना, CE CC का नाम नहीं देता है तो ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी की चाहे बात हो ना। तो यहाँ पर हमारे पास HI होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक स्रोत होता है जिसकी वैल्यू होती है HR इंटू क्या, V2। ये वो वाला परिपथ है, जब तक हमने CE CB और CC नहीं पढ़ा है चेक कर लेना आप, एज इट इज़ मिलेगा, है ना। ये हमारे पास इसकी यहाँ पर करंट कौन सी होती है, I1। यहाँ पर वोल्टता कौन सी होती है, याद करो, V1 होती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, HF इंटू क्या, I1 होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, H0 होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर करंट हम दर्शाते हैं क्या, I2। देखो मैंने कैपिटल से दर्शा दिया, आप स्मॉल से दर्शाना है इसको ना। अभी आगे स्मॉल से दर्शाऊंगा मैं, कंफ्यूज मत होना चाहिए ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वोल्टता होती है प्लस माइनस कितनी होती है, V2 वोल्टेज होती है। क्लियर है ये वाली बात। तो ये तो हो गया हमारे पास कौन सा परिपथ, इसका H, ये दोनों कनेक्ट दिखा सकते हो, जुड़े होते हैं, इनपुट और ये पूरा जुड़ा हुआ है ना, देखो। तो इसको तो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इससे। ये HI लगा दिया, यहाँ करंट I1 आ गई, यहाँ HR इंटू V2 आ गया, ठीक है। ये ऊपर प्लस होता था, ये माइनस होता था, HF इंटू क्या आ गया, I1 आ गया हमारे पास, है ना। ये धारा स्रोत होता था, ये H0 होता था, यहाँ I2 होता था, ये V2 होता था। तो इस प्रवर्धक को हम किसकी हेल्प से पढ़ रहे हैं, H प्राचल के हेल्प से। तो H प्राचल सर्किट बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ लग रहा है ZS और यहाँ लग रहा है VS,
इसके बाद ये बात जानते हो, यहाँ से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ZI क्या होती है, निवेशी की वोल्टा बटे निवेशी की करंट। और यहाँ से देखोगे तो क्या आएगा, Z0 क्या होता है हमारे पास, निवेशी की निर्गत की वोल्टा अपॉन निर्गत की करंट, V2 अपॉन I2 होता है। ये बताने की जरूरत नहीं है। अब जो जो चीज़ रह गई वो चीज़ और हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं हम, पहले ZS यहाँ लगा देते हैं ZS, और एक लगा होता है हमारे पास क्या, VS। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इसको यहीं लगाते हैं, देखो पीछे की साइड VS, और ये जोड़ दिया। ये हो गया प्रवर्धक का H प्राचल परिपथ। यहाँ क्या लगा देंगे हम, ZL। अब ये सर्किट मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, ध्यान रखना नेक्स्ट क्लास में। ZL आ गया, और यहाँ जो करंट आ रही होगी ना ऊपर से नीचे, वो कौन सी करंट आ रही होगी, IL करंट आ रही होगी। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। अब देखो इसकी जो इक्वेशन थी, अभी देखो हमें VS की बात नहीं करनी है, ZS की बात नहीं करनी है, ये तो क्या है हमारे पास स्रोत लगा हुआ है ना, तब की बात है ना। अभी हम पहले ये जो H वाला सर्किट है ना यहाँ तक, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। अभी स्रोत की बात हम इसमें नहीं कर रहे हैं ना। सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन वही है जो कल होगी थी हमारे पास। क्या क्या होती है बताओ, एक तो होता है V1 इज इक्वल टू, दो इक्वेशन होती थी ना H प्राचल की, और वो इक्वेशन क्या होती थी पहले हम वो डिस्कस कर ले। एक तो थी क्या, V1 इज इक्वल टू क्या बनती थी, HI, स्मॉल में लिख रहा हूँ मैं, देखो सारा अच्छा लगता है ना, HI इंटू I1 प्लस HR इंटू क्या V2। V1 इज इक्वल टू HI इंटू I1 प्लस HR इंटू V2 होती थी। और दूसरी यहाँ से देखो, अभी इनकी बात नहीं कर रहा, देखो यहाँ तक बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले की और ये वाले की, ठीक है। अब देखो, और ये यहाँ पर है ये और ये, मतलब अभी ये VS और ZS की बात नहीं कर रहे, अभी यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है भाई। दूसरा क्या होता था, I2 इज इक्वल टू क्या होती थी, यहाँ I2 इज इक्वल टू HF इंटू I1 प्लस H0 इंटू V2। सर आज आपने क्या पढ़ाया, कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने, अभी तक तो कुछ पढ़ाया नहीं, बस इसमें क्या लगाया है, ZS VS लगाया है, और यहाँ क्या लगाया है, ZL लगाया है। ये पूरा H प्राचल पहले पढ़ ही लिया हमने, यहाँ VS लगाया है, यहाँ ZS लगाया है, और लास्ट में क्या लगाया है, ZL लगाया है बस। लेकिन वीडियो तो देखनी पड़ेगी, जब भी आपको समझ में आएगा कैसे करोगे, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, इस परिपथ का विश्लेषण करते हैं ना, किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो विश्लेषण करने में ध्यान से सारी क्लासें एक एक चीज़ पढ़े करो, इसलिए मैं धीरे धीरे बताता हूँ, जल्दी जल्दी में चीज़ें छूट जाती हैं ना, और वो चीज़ें छोड़नी नहीं है, क्योंकि आगे चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना, चाहे MSc कर लेना, ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब विश्लेषण करते हैं ना, तो इसमें हम निकालते हैं क्या, धारा लाभ। सर ये धारा लाभ क्या होता है, इसे बोलते हैं हम करंट गेन बोलते हैं। आ गई बात समझ में, करंट गेन होता है। धारा लाभ क्या होता है, करंट गेन होता है, और करंट एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं इसे, करंट एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, AI से, और ये क्या होता है हमारे पास, आउटपुट की करंट बटे इनपुट की करंट। देखो मैंने अभी तक इसकी बात नहीं करी है, ये स्रोत और इसको नहीं लगा रहा हूँ, बाकी सारे का डिस्कस करेंगे अभी हम, ZL की टर्म्स में भी निकाल लेंगे हम, ध्यान रखना, लेकिन अभी ये नहीं लगा रहे हैं ना, तो इसको इधर इधर भूल जाना अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है।
यहाँ से जो जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, वो देख रहे हैं हम पहले। तो I2 अपॉन I1, I2 क्या है देखो, निर्गत की धारा है, I1 क्या है, निवेशी की धारा। अच्छा सर ये करंट एम्प्लीफिकेशन क्यों बोला आपने? करंट एम्प्लीफिकेशन, करंट गेन धारा लाभ, करंट एम्प्लीफिकेशन मीन्स धारा प्रवर्धन, ये क्यों बोला? अरे भाई I2 की वैल्यू है A इंटू I1। ए क्या होता है? ए फैक्टर होता है एक तरीके का। ए की वैल्यू होगी 1 2 3, मतलब I1 जो करंट है ना उसका कितना गुना कर देता है और आउटपुट पे दे देता है। जैसे I1 की वैल्यू हमारे पास 3 एम्पियर है, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 3 6 एम्पियर। प्रवर्धन हो गया, धारा बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ गई। तो ये बताता है हमारे पास क्या चीज़, ए आई यानी धारा लाभ। ए आई इज इक्वल टू क्या, I2 अपॉन I1। ठीक है सर, अब इसको हम निकालते हैं, डेरिवेशन सोल्व करते हैं। ये लिख लेना, निर्गत की धारा बटे निवेशी की धारा का अनुपात क्या कहलाता है? धारा लाभ कहलाता है। ठीक है, तो ये ए आई होता है, ये हम बनाते हैं। देखो इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये सर्किट है हमारे पास और इसमें I2 की वैल्यू ये होती है, I2 इज इक्वल टू क्या होता है, HF इंटू I1 प्लस H0 इंटू क्या होता है, V2 होता है। देखो बहुत ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना एक एक चीज़। V2 की वैल्यू बताओ, V2 क्या होगी? V2 देखो, V2 जो है ना, V2 ये जो वोल्टा हम ले रहे हैं ना वो लोड के लिए लेते हैं। ये V2 वोल्टा ये पैरेलल में है ना, ये लोड। अब देखो यहाँ वोल्टता देखते हैं हम, ये वोल्टा और यहाँ, ठीक है, यहाँ। अब V इज इक्वल टू होता है सर हमारे पास कितना, IR। तो देखो V2 की वैल्यू चेक करो क्या होनी चाहिए। देखो वास्तव में करंट क्या जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है या नहीं जा रही? जा रही है। IL थोड़ी ना है हमारे पास, करंट तो कौन सी जा रही है, देखो ये ऊपर की ओर जा रही है। लेकिन हमने करंट कौन सी ली है, IL ऊपर से नीचे की ओर ली है। लिए या नहीं लिए? लिए। V2 की वैल्यू क्या होगी? V2 की वैल्यू होगी कितनी? V2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? माइनस I2 इंटू क्या, ZL। ठीक है, हमें करंट कैसी लेनी होती है, नीचे की ओर। ध्यान रखना, यहाँ से लोड पर वोल्टा लो, V इज इक्वल टू IR। तो I नीचे की ओर होनी चाहिए, A टर्मिनल और ये B टर्मिनल। हमेशा ऐसे आउटपुट लेते हैं, इसे पॉजिटिव लेते हैं, इसे नेगेटिव लेते हैं। लेकिन हमारी I2 तो ऐसे जा रही है भैया अपोजिट डायरेक्शन में। तो IL है क्या, IL है माइनस I2। ध्यान रखना, IL है क्या, माइनस I2। तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस I2 इंटू ZL। V यहाँ वोल्टा निकालो, V इज इक्वल टू IR यानी कि ZL इंटू क्या, IL। लेकिन IL क्या है, I2 के अपोजिट है, यानी IL को क्या लिख सकते हैं, माइनस I2 लिख सकते हैं। तो V2 इज इक्वल टू माइनस I2 इंटू क्या बन जाएगा, ZL। ठीक है, तो देखो इसमें रखते हैं I2 इज इक्वल टू क्या आएगा, HF इंटू I1। ये ध्यान से सुनना, बाद में भूल जाते हैं, फिर डेरिवेशन होता नहीं है हमारे से, है ना। H0 और V2 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस I2 इंटू ZL होती है। अब देखो ये नेगेटिव है, यहाँ लेकर आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, I2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा 1। ये नेगेटिव है, यहाँ आ जाएगा प्लस, क्या है H0 और क्या ZL बनेगा, इज इक्वल टू यहाँ बनेगा HF इंटू I1। I1 को इधर ले आता हूँ मैं, I2 अपॉन क्या, I1 इज इक्वल टू HF अपॉन 1 प्लस H0 इंटू ZL। और I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू AI। I2 अपॉन I1 क्या होता है, AI होता है। तो AI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HF अच्छा नहीं लग रहा,
एच एफ अपॉन 1 प्लस एच नॉट इंटू जेड एल। तो ये हमने क्या निकाल लिया, करंट गेन निकाल लिया, धारा लाभ निकाल लिया। तो फर्स्ट निकाल लेते हैं हम करंट गेन कितना आया बताओ, धारा लाभ या करंट गेन कितना आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए आई इज इक्वल टू एच एफ अपॉन 1 प्लस एच नॉट इंटू जेड एल के क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, सेकेंड हम इसमें निकालते हैं निवेशी प्रतिबाधा। आ गया होगा यार, आएगा क्यों नहीं, एक एक चीज ध्यान से सुनोगे तो। सेकेंड क्या निकालते हैं, निवेशी प्रतिबाधा। ठीक है, यानी कि क्या, इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस। इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जेड आई से। क्या होगा बताओ, जेड आई इज इक्वल टू होगा इनपुट की वोल्टा अपॉन इनपुट की करंट, सॉरी निवेशी की वोल्टा अपॉन निवेशी की धारा। सही है, गलत क्या बोला है, निवेशी की वोल्टा, निवेशी की धारा, इनपुट की वोल्टेज अपॉन इनपुट की करंट। तो V1 अपॉन क्या, I1, जेड आई इज इक्वल टू, अब V1 की वैल्यू क्या होती है, एच आई इंटू आई वन प्लस एच आर इंटू V2 होती है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा ही, देखो एच आई इंटू आई वन प्लस एच आर इंटू V2 अपॉन क्या, I1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा V2 मैंने अभी आपको क्या बताया था, V2 क्या होगा, माइनस I2 इंटू जेड एल। बता दिया ना कैसे होगा, बार बार नहीं आए तो कमेंट कर देना। जेड आई इज इक्वल टू एच आई इंटू क्या, I1 प्लस एच आर, और V2 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस I2 इंटू जेड एल अपॉन क्या, I1। तो जेड आई इज इक्वल टू एच आई इंटू I1 और माइनस एच आर इंटू I2 इंटू जेड एल अपॉन क्या, I1। I1 से I1 कैंसिल, जेड आई इज इक्वल टू एच आई माइनस एच आर, और ये बनेगा I2 अपॉन I1। I1 इसमें भी तो डिवाइड करेंगे, जेड एल। ओहो, ये क्या बन गया, देखो I2 अपॉन I1 क्या होता है, अभी पढ़ा है, ए आई इज इक्वल टू होता है I2 अपॉन I1 होता है। ठीक है, तो जेड आई इज इक्वल टू एच आई माइनस एच आर ए आई और जेड एल होता है। जेड आई इज इक्वल टू एच आई माइनस एच आर, ए आई क्या होता है, ये ए आई की वैल्यू होती है एच एफ अपॉन 1 प्लस एच नॉट इंटू जेड एल इंटू जेड एल। तो ये किसकी वैल्यू निकल आई भैया, जेड आई की निवेशी प्रतिबाधा यानी इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब देखो ये ऊपर ये पद दिखाई दे रहा है आपको, ये टर्म दिखाई दे रही है, एच आर एच एफ जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है, इसकी वैल्यू जो होती है ना बहुत कम होती है। अब देखो कम में ज़्यादा का भाग देंगे 0 होगा ना, ये पद हमारे पास छोड़ देते हैं तो क्या बनता है, देखो जेड आई इजी एच आई के इक्वल, हटा जेड आई किसके इक्वल आएगा, एच आई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने 2 चीज़ निकाल ली, बाकी की चीज़ें जो है वो हम कल निकालेंगे, है ना। ये डायग्राम और ये ऐसा कैसा पहले लिख दूंगा मैं, और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।